बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू टीचिंग लाइसेंस प्रिपरेशन क्लासेस। आज जो है ना वीक 5 का लेक्चर 4 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सिगमंड फ्रेड की जो है ना साइको एनालिटिक थ्योरी और साइको एनालिसिस जो है थेरापी, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस थ्योरी को हम देखेंगे इस सेशन में। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। So first of all, Sigmund Freud का इंट्रोडक्शन। ही वाज एन ऑस्ट्रेलियन न्यूरोलॉजिस्ट। ठीक है, एक फिजिशियन से भी ज़्यादा न्यूरोलॉजिस्ट थे। एंड फादर ऑफ साइको एनालिसिस भी हैं ये। फादर ऑफ साइको एनालिसिस हैं, जो थेरापी है यूज़ होती है इसमें साइकोलॉजी में। So one of the most influential and दो controversial thinkers of the 20th century। ये 20वीं सदी के एक तो कंट्रोवर्शियल भी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक इन्फ्लुएंशियल थिंकर भी माने जाते हैं। सो हिज थ्योरीज रिवॉल्यूशनाइज्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमन माइंड। इन्होंने जो है ह्यूमन माइंड को थोड़ा रिवॉल्यूशनाइज किया, इन पे काम किया, पर्सनालिटी पे काम किया एंड साइकोथेरापी पे काम किया, जिसमें जो है साइको एनालिसिस आ जाता है। और पर्सनालिटी की इसने कुछ स्टेजेस दिए। ठीक है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे फर्दर आगे जाके। सो ह्यूमन बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय अनकॉन्शियस ड्राइव्स। इन्होंने एक अनकॉन्शियस माइंड की, अनकॉन्शियस ड्राइव्स की बात की। अब अनकॉन्शियस क्या है? वो जो हमें पता नहीं है, हमें याद नहीं है चीज़ें। ठीक है, हमने बचपन में देखी, हमने एक्सपीरियंस की, लेकिन अब हमारा उस उनकी तरफ जो है ना माइंड नहीं है, अब हमें वो चीज़ें याद नहीं है। तो इन्होंने अनकॉन्शियस जो है ना ड्राइव्स का बहुत ज़्यादा जो है ना डिस्कस किया है कि अनकॉन्शियस माइंड जो है होता है, उसका जो है ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा रोल होता है। और फिर उनके अगर जो अनकॉन्शियस माइंड है, अगर उनको देखें तो उनकी वजह से जो है ना कुछ कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। ठीक है, या मेमोरीज होती हैं फ्रॉम चाइल्डहुड, जो कि ना ह्यूमन बिहेवियर को जो है ना डिटरमाइन करती हैं या ह्यूमन बिहेवियर को शेप करती हैं। तो इनका सिंपल कहना ये था कि अगर बचपन में सपोज करें कोई ऐसे इश्यूज या आपके एक्सपीरियंसेस आई हैं जो फुलफिल नहीं हुए। ठीक है, सपोज करें एक जब बच्चा पैदा होता है तो उसका फर्स्ट जो है एक्सप्रेशन जो है ना इंटरेक्शन जो होता है वो मदर से होता है, और जो है ना ब्रेस्ट फीडिंग होती है। अगर वो उनकी पूरी नहीं हुई हो तो फिर उनका वो इशू थ्रू आउट द जो है ना लाइफ रहता है। जब वो बड़ा हो जाता है तो भी वो उसके पास फिर अगर वो फुलफिल ना हुई नीड जो है ना ब्रेस्ट फीडिंग वाली, तो फिर वो आगे जाकर फिर कोई और चीज़ें जो है यूज़ करना शुरू करता है। So he focused more on unconscious minds and the memories from early childhood. He proposed that our conscious mind is only a small part of who we are. अब इन्होंने जो है ना असल में डिस्कस किया कि जो ये हमारा कॉन्शियस माइंड है ना, ये एक्चुअली स्मॉल पार्ट है, जो हमें या हमारे माइंड का एक स्मॉल पार्ट है। ठीक है, एंड दैट पावरफुल अनकॉन्शियस फोर्सेस, जो अनकॉन्शियस फोर्सेस हैं वो शेप करते हैं हमारे बिहेवियर को। ठीक है, जो हमें सही से समझ भी नहीं आते। तो अनकॉन्शियस में फिर उन्होंने जो है ना दो पार्ट्स दिए फर्दर। तो फर्दर उसको हम देखते हैं। तो कॉन्शियस माइंड हमारा छोटा सा पार्ट है इन्होंने कहा, और अनकॉन्शियस माइंड जो है ना उसका बहुत ज़्यादा रोल है, जो शेप करता है हमारे बिहेवियर्स को। और ठीक है, इन वेज वी डोंट फुली अंडरस्टैंड, इस तरीके से शेप करता है कि हमें भी सही से वो चीज़ें समझ नहीं आती कि किस तरीके से वो शेप कर रहा है बिहेवियर को, जो अनकॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस तो वो है जो हम प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं ना, जो हम जो है ना जिसके थ्रू जो है ना हम यानी मेमोराइज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या जो चीज़ें हमें हमारे सामने है, तो वो कॉन्शियस माइंड है। लेकिन अनकॉन्शियस माइंड जो है ना वो फिर हमारे बिहेवियर्स को शेप करता है अकॉर्डिंग टू फ्रेड। अच्छा, तो सिगमंड फ्रेड ने पार्ट्स ऑफ माइंड दिए। उन्होंने कहा माइंड के पार्ट्स हैं। सबसे पहले पार्ट जो है ना जो है ना उन्होंने एग्जांपल दिया आइसबर्ग का। आइसबर्ग देखा तो उसके 3 पार्ट्स में जो है ना नज़र आता है आइसबर्ग। ठीक है, सपोज करें ये जो है ना इधर पानी है, ये स्टेज पानी की है। तो आइसबर्ग का छोटा सा पार्ट ऊपर नज़र आता है। ठीक है, और फिर इधर थोड़ा पार्ट ज़्यादा न होता है पानी के नीचे करीब, फिर तो नीचे ज़्यादा डीप में जो है छोटा पार्ट होता है। तो इन्होंने एक्चुअली 3 जो है ना पार्ट्स बताए माइंड के। इन्होंने कहा जो सबसे ऊपर है, जो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, जो हमें नज़र आ रहा है, यानी ये जो ऊपर नज़र आ रहा है टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये जो नज़र आ रहा है ये कॉन्शियस माइंड है। ठीक है, एज अ एग्जाम्पल यानी इन्होंने समझाया कि जो आइसबर्ग की टिप होती है पानी के ऊपर नज़र आ रही है, तो वो असल में कॉन्शियस माइंड है। ठीक है, थॉट्स एंड परसेप्शंस वी करंटली अवेयर ऑफ।
जिन थाट्स के बारे में, थाट्स एंड परसेप्शन के हम अवेयर हैं, उनको हम कॉन्शियस माइंड कह रहे हैं, ठीक है। और उसने एग्जाम्पल को एज अ टिप ऑफ द आइसबर्ग यूज़ किया। अब प्री कॉन्शियस माइंड है तीसरा, दूसरा पार्ट इन्होंने बताया कि माइंड का दूसरा पार्ट है प्री कॉन्शियस माइंड, ठीक है। अब प्री कॉन्शियस माइंड क्या है, जस्ट बिलो द वाटर है, ठीक है। इसको बिलो द वाटर इन्होंने डिस्कस किया। अब बिलो द वाटर जैसे वो ये है, ये जो है ना प्री कॉन्शियस माइंड है ये, ठीक है। ये जस्ट बिलो द वाटर यानी यहाँ पे जो है ना ये प्री कॉन्शियस है, ठीक है, यहाँ पे जस्ट बिलो द वाटर, ये प्री कॉन्शियस माइंड है, ठीक है। मेमोरीज, स्टोर्ड नॉलेज एंड फीलिंग दैट कैन बी ब्रॉट इनटू कॉन्शियसनेस। अब ऐसी चीज़ें, ऐसी मेमोरीज, ऐसी फीलिंग्स जो हम यानी अपने कॉन्शियसनेस में ला सकते हैं, ठीक है, जिनको हम समझ सकते हैं या याद कर सकते हैं, यानी थोड़ी देर पहले की जो एक्सपीरियंसेस हैं या फीलिंग्स हैं या इमोशंस हैं जो जो हम रिकॉल कर सकते हैं, तो उसको हम प्री कॉन्शियस माइंड में जो है ना एडजस्ट करते हैं। फ्रेड ने कहा दैट असल में दैट पार्ट इज नोन एज अ प्री कॉन्शियस माइंड। इन्होंने एक अहम और जो मेजर फोकस था इनका अनकॉन्शियस माइंड पे था, ठीक है। उन्होंने कहा जो बल्क ऑफ द आइसबर्ग है वो नीचे है, अंडर द वाटर है ये, ठीक है। ये जो ज़्यादा अंडर द वाटर है, ठीक है, जो नज़र भी सही से नहीं आ रहा, ठीक है, आइसबर्ग का पार्ट, ये एक्चुअली अनकॉन्शियस माइंड है, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसी फीलिंग्स, थॉट्स या अर्जेस या मेमोरीज होती हैं, ठीक है, जो हमारे कॉन्शियस माइंड से दूर होती हैं, जो हमारे कॉन्शियस अवेयरनेस से दूर होती हैं, जिनको हम याद नहीं कर पा रहे होते, ठीक है। ठीक है, इसमें कुछ अनएक्सेप्टेबल या पेनफुल इम्पल्सेस भी होते हैं, ठीक है। ऐसे यानी इम्पल्सिव इवेंट्स या मेमोरीज होती हैं जो हम रिकॉल यानी नहीं कर रहे होते, ठीक है। एंड रिप्रेस्ड कंटेंट, कुछ ऐसा कंटेंट भी होता है जिनको रिप्रेस किया जाता है। सपोज करें बचपन में कोई ऐसा, सपोज करें ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे ने जो है ना, एक बच्चे ने की और उससे जब वो ब्रेस्ट फीडिंग छुड़ाई जाए, ठीक है, तो अगर उससे जल्दी में छुड़ाई जाए तो फिर वो उसको जो है ना, उसका उस पे असर रहता है, ठीक है। तो वो रिप्रेस्ड कंटेंट जो है ना वो थ्रू आउट द फिर जो है ना अदर स्टेजेस या कन्फ्लिक्ट जो है ना फिर वो रहेगा। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो अनएक्सेप्टेबल या पेनफुल इम्पल्सेस, ट्रॉमेटिक मेमोरीज या रिप्रेस्ड कंटेंट भी जो है ना अनकॉन्शियस माइंड में होता है। सो मटेरियल इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस आवर बिहेवियर। तो ये जो चीज़ें हैं यानी जो हमें याद भी नहीं है लेकिन बचपन में हुई, ठीक है, हम किसी ट्रॉमेटिक मेमोरी से गुजरे या कोई पेनफुल जो है ना इवेंट आया या ऐसा कोई अनएक्सेप्टेबल जो है ना सिचुएशन आई, ठीक है, तो ये जो बचपन में चीज़ें हुई और जो हमें अब याद भी नहीं है वो भी हमें हमारे बिहेवियर को जो है ना इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं। So he actually discussed three parts of brain: conscious, pre-conscious and subconscious. Pre-conscious जो आप करंट यानी दिस टाइम में थॉट्स एंड परसेप्शन जो आप जिनके बारे में जानते हैं ऑलरेडी, जो अभी अभी आप सोच रहे हैं, तो वो कॉन्शियस है। प्री कॉन्शियस जो जस्ट कुछ टाइम पहले की और फिर उनको आप रिकॉल कर सकते हैं, तो प्री कॉन्शियस। एंड अनकॉन्शियस वो जो आप भूल चुके हैं, ठीक है, फिर जिनको याद करने के लिए उस उन थिंग्स को, उन फीलिंग्स को, उन थॉट्स को वापस लाने के लिए फिर आपको जो है ना कोई थेरेपी की नीड पड़ेगी या फिर उनको जो है ना किसी डिस्कशन के थ्रू या फिर स्लिप ऑफ टंग यानी बातें करते करते बातों के साथ डिस्कशन के थ्रू फिर वो आपके सामने आ जाएं, तो फिर उसको हम अनकॉन्शियस माइंड कहेंगे। अच्छा, अब इन्होंने ये सिर्फ पार्ट्स ऑफ माइंड नहीं दिए, उन्होंने पर्सनैलिटी, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी भी बताई, ठीक है। एक्चुअली पर्सनैलिटी क्या है, जो जनरली डिस्कस करें तो ठीक है, मास्क ऑन द फेस इसको कहा जाता है। लेकिन पर्सनैलिटी में आपके बिलीव्स, ठीक है, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस आ जाती हैं कि आप किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं दूसरों से, आप किस तरीके से बिहेव करते हैं, ये सब पर्सनैलिटी में आ जाता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रेड, उसमें तीन जो है ना पार्ट हैं पर्सनालिटी के। एक आईडी है, ठीक है, दूसरा ईगो है, तीसरा सुपर ईगो है। इड आईडी भी कहते हैं इसको, इड भी कहते हैं, जिस तरीके से आपको सही लगे आप याद करें। तो इड, ईगो एंड सुपर ईगो। सो इड क्या है, ऑपरेट्स ऑन द प्लेयर प्रिंसिपल प्रिंसिपल, ठीक है, ये प्लेयर प्रिंसिपल पे ऑपरेट करता है। ये बर्थ में होता है और देखें जब आप बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो वो फुलफिलमेंट ऑफ ऑल डिज़ायर्स, नीड्स एंड अर्ज जो होती हैं उनकी, वो चाहता है कि उसकी सब जो है ना ख्वाहिशें, अर्ज, नीड्स वो पूरी हों, ठीक है। लेकिन अगर उसमें से कोई नीड, अगर अर्ज या पूरी ना हो, तो फिर वो आगे जो है ना उसमें जो है ना
वो पर्सनैलिटी में वो जो है ना शो होती हैं चीज़ें। तो इड एक्चुअली जो है ना प्लेयर प्रिंसिपल पे फोकस करता है, जिसमें प्रेजेंट होती है फ्रॉम बर्थ, बर्थ से ये शुरू होती है, ठीक है। और इसका फोकस डिजायर्स, नीड्स एंड अर्जेस की फुलफिलमेंट होता है, ठीक है, या अटेनमेंट होता है। अब ईगो क्या है, ऑपरेट्स ऑन द रियलिटी प्रिंसिपल। यहाँ का फोकस रियलिटी प्रिंसिपल है कि जो है ना इट ये डेवलप्स फ्रॉम इड, ये इड से ही डेवलप होता है, ठीक है, जिसमें जो है ना रेशनल डिसीजन मेकिंग कंपोनेंट आ जाता है, ठीक है। इट मीडिएट्स बिटवीन डिजायर्स ऑफ द इड, ठीक है, एंड कंस्ट्रेंट्स ऑफ द रियल वर्ल्ड। ये उन चीज़ों के साथ डील करता है कि एक तो डिजायर्स ऑफ द इड आती हैं, दूसरे फिर जो है ना रियल वर्ल्ड की कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, तो उस पे ये डिसीजन मेकिंग पे काम करता है, रियलिटी पे काम, रियलिटी जो है ना प्रिंसिपल पे ये काम करता है ईगो। अच्छा, उसके साथ देखो अब यहाँ पे जो थर्ड जो है ना पार्ट ऑफ पर्सनालिटी है वो सुपर ईगो है। ये मोरलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। इट डेवलप्स अराउंड एज 5, ये एज 5 के अराउंड डेवलप होता है, ठीक है, एंड देन कंटिन्यूअस टू एडल्टहुड, ये एडल्टहुड तक चलता है। एंड देन जो इसका फोकस है ये वो मोरल कंपास है, ठीक है, मोरलिटी प्रिंसिपल पे इसका फोकस है। अब इसमें सोसाइटल रूल्स भी फॉलो करने होते हैं, या वैल्यूज एंड आइडियल कंसाइंस जिसको हम कह रहे हैं, आइडियल्स जो है ना उनको भी देखने होते हैं। और यहाँ पे फोकस जो है ना स्ट्राइव्स फॉर परफेक्शन, परफेक्शन का जो है ना स्ट्राइव होता है। सो सुपर ईगो एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, ठीक है, सुपर ईगो टू पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है जो फ्रेड ने पर्सनालिटी का दिया। उसमें द कंसाइंस, ठीक है, विच पनिशेस द ईगो with feelings of guilt for wrongdoing, ठीक है। ये इट पनिशेस द ईगो विथ फीलिंग ऑफ गिल्ट फॉर wrongdoing। अगर कोई, ठीक है, ये ईगो को पनिश करता है, क्योंकि ईगो में जो है ना रियलिटी फोकस था, रियलिटी फोकस था, तो फिर अगर उस रियलिटी बेसिस पे कोई रॉन्ग डूइंग हो गई तो उसके लिए उसको पनिश करता है। एंड इसमें दूसरी चीज़ आ जाती है आइडियल सेल्फ। अब आइडियल सेल्फ क्या है, लेट मी नो दैट आइडियल सेल्फ एक्चुअली रिप्रेजेंट्स वंस एस्पायरेशंस एंड आइडियल्स। आप जो आइडियल्स हैं या आपकी जो एस्पायरेशंस हैं वो आपकी आइडियल सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सुपर ईगो इन दो चीज़ों पे जो है ना फोकस करता है, एक तो मॉरलिटी प्रिंसिपल, ठीक है, और ये जहाँ पे इसमें सोसाइटल रूल्स, वैल्यूज एंड आइडियल्स जो है ना इंटरलाइज होती हैं, ठीक है, एंड द फोकस इज फॉर या स्ट्राइव्स फॉर परफेक्शन। अच्छा, सो अब देखें ये जनरली डिस्कशन थी कि पर्सनालिटी के पार्ट्स कौन से हैं, ईगो, सुपर ईगो, एंड देन जो है ना आई इड। अब इड जो है ना बर्थ से स्टार्ट हो रही हैं, फीलिंग्स जो है ना डिज़ायर्स वो फुलफिल करना चाहता है। फिर ईगो में रियलिटी बेस्ड पे फोकस है, देन सुपर ईगो में मोरलिटी प्रिंसिपल का फोकस है। अब फर्दर क्या होता है फिर, ये देखें। ओके, सो सिगमंड फ्रेड ने जो है ना स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दी, या पर्सनालिटी डेवलपमेंट के इन्होंने स्टेजेस बताए, जिनको इन्होंने कहा साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। एक्चुअली फ्रेड बिलीव्ड दैट पर्सनालिटी जो है ना इज फॉर्म्ड इन द फर्स्ट फ्यू इयर्स ऑफ लाइफ, एंड देन इट जो है ना थ्रू सीरीज ऑफ स्टेजेस में जो है ना डेवलप होती है। अब इसमें क्या है, इन्होंने कहा कि हर स्टेज में एक लिबिडो एनर्जी होती है। लिबिडो एनर्जी एक नेचुरल एनर्जी सोर्स है, ठीक है, जो फ्यूल करता है आपके मैकेनिज्म्स ऑफ माइंड को या आपके पर्सनालिटी को। सो इट इज़ फोकस्ड ऑन डिफरेंट एरोजिनस जोन, ठीक है, जो ऐसे जोन या ऐसे पार्ट्स जो सेंसिटिविटी को शो करते हैं, तो इस पे फोकस्ड होती है वो एनर्जी। एंड देन अगर इसमें सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ईच स्टेज हुई तो हेल्दी पर्सनालिटी होगी, ठीक है, एक अच्छी पर्सनालिटी डेवलप होगी। बट अगर कोई इशू, ठीक है, या स्टेज सही से रिज़ॉल्व नहीं हुआ तो फिर यहाँ पे क्या होती है, फिक्सेशन हो जाती है। फिक्सेशन का मतलब ये है कि वो पर्सनालिटी में अगर कोई चीज़ आपकी सही रिज़ॉल्व नहीं हो तो वो आपकी अडल्टहुड में वो शो होगी, पर्सनालिटी में वो ट्रेट आएगी। सो ये इस थ्योरी को फ्रेड की जो है ना कंट्रोवर्शियल थ्योरी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ही बिलीव दैट जो चाइल्ड के एक्सपीरियंसेस हैं पर्टिकुलरली रिलेटेड टू बायोलॉजिकल अर्जेस लाइक सेक्सुअल नीड्स, ठीक है, तो वो जो है ना आपके पर्सनालिटी को शेप करते हैं या अडल्ट की पर्सनालिटी को शेप करते हैं। अब फर्दर किस तरीके से उन्होंने कहा जो है ना पर्सनालिटी के कौन से स्टेजेस दिए, तो वो हम डिस्कस करते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा जो है ना ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब इन्होंने 5 जो है ना साइकोसेक्सुअल स्टेजेस दिए। उन्होंने कहा सबसे पहली स्टेज जो है ना वो है आपकी ओरल स्टेज।
ओरल स्टेज 0 to 1 ईयर तक होती है। इसमें जो फोकस होता है माउथ होता है सारा का। बच्चा जो है ना वो सकिंग करता है एंड जो है ना बाइटिंग करता है। लाइक यहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग होती है बच्चे को। जो है ना अगर ब्रेस्ट फीडिंग यानी सही ना मिली हो और बच्चे से या जल्दी में जो है ना ब्रेस्ट फीडिंग छुड़ाई गई हो अचानक से ही, तो वहाँ पे जो है ना फिक्सेशन हो जाती है। और फिर वो अगर फिक्सेशन हो गई तो फिर बच्चा जो है ना अडल्ट पर्सनैलिटी में या वो स्मोकिंग करेगा, ठीक है, या ओवर ईटिंग करेगा, ठीक है, या डिपेंडेंसी करेगा। इस तरीके की कोई चीज़ आ जाती है अगर ये जो है ना रिज़ॉल्व नहीं किया गया। यानी अगर बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग यानी देखें तो यानी अर्ली डेज में सबसे पहला जो है ना फोकस है वो माउथ होता है। तो वो माउथ में फ्रेड कह रहा है कि अगर सही से यानी फीडिंग नहीं हुई, बच्चे ने सही नहीं की, तो फिर वो पर्सनालिटी में आगे चलकर लाइक स्मोकिंग, ओवर ईटिंग, ठीक है, इस तरीके की पर्सनालिटी डेवलप कर सकता है या ज़्यादा टाकेटिव भी हो सकता है। सो अनल देन नेक्स्ट स्टेज इन्होंने बताई फ्रेड ने, वो है अनल स्टेज 1 to 3 ईयर्स तक। इसमें जो है ना बावेल और या एंड ब्लेडर कंट्रोल है। इसमें मोर फोकस जो होता है ना वाशरूम होता है। सपोज करें बच्चा जो है ना जो है ना पोटी करने के लिए वाशरूम जाता है, तो आप वो अगर सही से वाशरूम नहीं यूज़ करता तो कुछ पेरेंट्स उस पे गुस्सा होते हैं, कुछ उसको समझाते हैं, ठीक है। एंड कुछ ऐसे होते हैं जो ध्यान भी नहीं देते कि बच्चा किस तरीके से पोटी कर रहा है, कहाँ कर रहा है। तो यहाँ पे वो फोकस था। अच्छा, यहाँ पे ये फ़ोकस है कि अगर जो बच्चा जिसको ये समझाया नहीं गया, यानी सही से बताया नहीं गया, तो वहाँ पे जो है ना वो बच्चा आगे चलकर उसमें जो है ना अनल रिटेंटिव इश्यूज़ आ सकते हैं, या मेसीनेस या एक्सपल्सिव हो सकता है वो बच्चा। तो ये यानी इस स्टेज में लाज़मी है ताकि वो बच्चे के साथ सही से उसको समझाया जाए किस तरीके से पोटी करनी है और सही से डील किया जाए। अच्छा, द थर्ड स्टेज इज़ फेलिक स्टेज, ठीक है, ये 3 to 6 ईयर्स तो होती है। इसको जेनिटल स्पेस का ज़्यादा फोकस होता है। इसमें ओडिपस या इलेक्ट्रा जो है ना कॉम्प्लेक्स जैसे इश्यूज आ जाते हैं। अब यहाँ पे जो है ना फ्रेड का कहना है, देखें ये जो चीज़ें भी हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये अकॉर्डिंग टू हम थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं और फ्रेड के हिसाब से कह रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेड का ये कहना था कि यहाँ पे फेलिक स्टेज में जो किड्स हैं वो यानी अपोजिट जेंडर के लिए वो सेक्सुअल डिज़ायर्स डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। अगर वो नहीं हुई तो फिर अगर वो डिज़ायर उनकी पूरी नहीं हुई इस एज में, तो फिर आगे चलकर यहाँ पे फिक्सेशन हो गई। तो फिर ये आगे चलकर उनकी पर्सनालिटी में या रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स जो है ना वो फेस कर सकते हैं अपनी अडल्टहुड में। देन द फोर्थ स्टेज इज लेटेंसी, ठीक है, ये जो है ना 6 to प्यूबर्टी तक होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे जो है ना डॉर्मेंट सेक्सुअल फीलिंग्स होती हैं। सी दिस कि यहाँ पे जो है ना डॉर्मेंट सेक्सुअल फीलिंग्स डेवलप होती हैं। अगर ये जो है ना पूरी पूरी नहीं हुई, ठीक है, यानी जो फीलिंग्स इस एज में डेवलप होती हैं बच्चे की, ठीक है, अगर नो फिक्सेशन हुई, तो फोकस ऑन जो है ना सोशल एंड इंटेलेक्चुअल जो है ना अ, होता है, ठीक है। तो लेटेंसी में जो है ना ज़्यादातर फोकस जो है ना इसमें सोशल एंड इंटेलेक्चुअल स्किल्स में जो है ना इशू आ सकता है अगर ये यानी फिक्स नहीं हुई। देन प्यूबर्टी प्लस में जो है ना सेक्सुअल इंटरेस्ट जो है ना ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे अगर ये फिक्सेशन नहीं हुई तो वेल बैलेंस या केयरिंग रिलेशनशिप जो है ना डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो दीज आर स्टेजेस गिवन बाय जो है ना सिगमंड फ्रेड, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट ओरल स्टेज है, सेकंड अनल, थर्ड फेलिक, देन लेटेंसी एंड देन जेनिटल। अच्छा, हमने जनरली यहाँ चीज़ों को जो है ना रखा है, डिस्कस किया है। फर्दर आप इस इनको जो है ना खुद गूगल से देख लें ताकि जो है ना आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएँ। कुछ जो ऐसी हैं कि कुछ कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना वो कंट्रोवर्शियल होते हैं, लेकिन हमें डिस्कस करने होते हैं, पढ़ने होते हैं, तो आप खुद भी इन चीज़ों को जो है ना गूगल के थ्रू मेटा एआई के थ्रू जो है ना फर्दर डिस्कवर कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज वर द 5 स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ठीक है। अच्छा, और फिर यहाँ पे फ्रेड ने डिफेंस मैकेनिज्म्स की भी बात की कि कुछ मैकेनिज्म्स होते हैं जो डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं। सो ईगोज टूल टू रिड्यूस एंग्जाइटी बाय डिस्टार्टिंग रियलिटी, ठीक है, रियलिटी को डिस्टार्ट करके यानी ईगो क्या करता है,
जो है ना रिड्यूस करता है एंग्जाइटी को, ठीक है। अनकॉन्शियसली ऑपरेट करता है ईगो। सो कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म कौन से हैं? रिप्रेसेशन है जैसे, ठीक है, ब्लॉकिंग अनएक्सेप्टेबल थाट फ्रॉम कॉन्शियसनेस। जो ऐसी थाट जो यानी अनएक्सेप्टेबल है उसको ब्लॉक करना, उसको बंद करना, ठीक है, अपने कॉन्शियसनेस से ख़त्म करना, उसको रिप्रेसेशन कहते हैं। जैसे कोई ट्रॉमेटिक इवेंट आया, ठीक है, और उसको आप फॉरगेट करना चाहते हैं, यू 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 आर फॉरगेटिंग अ ट्रॉमा टेक इवेंट, देन इट इज़ कॉल्ड रिप्रेसेशन, ठीक है। अनएक्सेप्टेबल जो है ना थाट है उसको ब्लॉक कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। देन है डिनायल। डिनायल क्या है? रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट द रियलिटी। रियलिटी को जो है ना एक्सेप्ट ना करें, रिफ्यूज़ करें, बिकॉज इट इज़ टू थ्रेटनिंग। जब क्योंकि वो जो रियलिटी है वो बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग है, ख़तरनाक है, तो इससे आप जो है डिनाइल कर रहे हैं, तो इसको हम जो है ना डिनाइल कहते हैं। देन वी हैव प्रोजेक्शन। व्हाट इज़ प्रोजेक्शन? इट इज़ एट्रीब्यूटिंग वंस ओन अनएक्सेप्टेबल फीलिंग थाट टू अदर। अपनी जो आपकी अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स एंड थाट्स हैं वो किसी और के साथ जो है ना एट्रीब्यूट करना, मैच करना, तो उसको हम प्रोजेक्शन कहते हैं। सो दीज वर सम डिफेंस मैकेनिज्म के ईगो किस तरीके से रिड्यूस करता है एंग्जाइटी थ्रू रिपर्सेशन में भी। अनएक्सेप्टेबल थाट जो हो उसको ब्लॉक करें, ठीक है, या रिफ्यूज़ करें रियलिटी को एक्सेप्ट करने से। देन या आप प्रोजेक्ट करने अपनी जो फीलिंग्स हैं, थाट्स हैं, वो दूसरों के साथ जो है ना एट्रीब्यूट करें, तो उसको प्रोजेक्शन कहते हैं। सो दीज आर कॉल्ड सम डिफेंस मैकेनिज्म सजेस्टेड बाय फ्रेड। उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज़ रीडायरेक्टिंग इमोशंस टू अ सब्स्टिट्यूट टारगेट। अपने इमोशंस को रीडायरेक्ट करना, ठीक है। येलिंग एट योर स्पाउस आफ्टर अ बैड डे एट वर्क, ठीक है। आप यानी खुद जो है ना अपने इमोशंस को रीडायरेक्ट करते हैं टारगेट की तरफ, तो इसको डिस्प्लेसमेंट कह रहा है। देन रिग्रेशन। रिग्रेशन क्या है? रिवर्टिंग टू अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, अंडर स्ट्रेस। स्ट्रेस में आपकी जो अर्लियर स्टेज थी डेवलपमेंट की, उसमें आप जाते हैं, तो उसको रिग्रेशन कह रहा है। देन सब्लिमेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सब्लिमेशन का कॉन्सेप्ट इसमें, सब्लिमेशन क्या है? चैनलिंग अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सेस इनटू सोशली एक्सेप्टेबल एक्टिविटीज, ठीक है। ऐसी एक्टिविटीज जो अनएक्सेप्टेबल हैं, ठीक है, तो उनको आप एक्सेप्टेबल एक्टिविटीज में जो है ना चैनल कर रहे हैं, जो है ना समझ रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। सो चैनलिंग अग्रेशन इनटू स्पोर्ट्स। अगर अग्रेशन को फिर आप स्पोर्ट्स में शो करते हैं, ठीक है, तो उसको सब्लिमेशन कह रहे हैं। सो डिफेंस मैकेनिज्म्स आर नॉर्मल एंड कॉमन। ये नॉर्मल है और कॉमन है, हर किसी के लाइफ में, डेली लाइफ में यूज़ हो रही होती हैं सब्लिमेशन की या डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। एंड देन दे बिकम प्रॉब्लमेटिक व्हेन दे आर ओवर यूज्ड। लेकिन जब ये डिफेंस मैकेनिज्म ओवर यूज भी हों, ठीक है, सपोज करें आप जो है ना ट्रामाटिक इवेंट्स को सप्रेस करना चाह रहे हो, या आप जो है ना अपने क्या कहते हैं कोई और या जाने स्टेज को, जैसे डिस्प्लेसमेंट है, इमोशंस को सब्स्टिट्यूट टारगेट की तरह रिडायरेक्ट करें बार बार, तो फिर ये एंग्जाइटी, डिस्ट्रेस या इस तरीके के प्रॉब्लम्स अराइज कर सकते हैं। सो सब्लिमेशन जो है ना इज़ कंसिडर्ड द हेल्दीएस्ट मैकेनिज्म। सबसे हेल्दीएस्ट मैकेनिज्म जो है ना सब्लिमेशन है, कि जो आपका अनएक्सेप्टेबल इम्पल्स है, या जो यानी यानी एक्शन है, या जो सिचुएशन है उसको आप यानी एक्सेप्टेबल एक्टिविटी में बदल रहे हैं, तो इसको सब्लिमेशन करें। जैसे इसका एग्जांपल ये है कि आपको अग्रेशन है, ठीक है, गुस्सा वगैरह, तो वो आप स्पोर्ट में जाकर निकालते हैं, तो इसको सब्लिमेशन कह रहे हैं। उसके बाद है साइको एनालिटिक थेरापी। अब ये जनरल था साइको यानी सेक्सुअल स्टेजेस डेवलपमेंट या साइको एनालिसिस थ्योरी। अब साइको एनालिटिक थेरापी क्या कहती है? साइको एनालिटिक थेरापी कहती है अपना जो जो आपका अनकॉन्शियस है, यानी जो डिस्कस नहीं कर रहे, जो यूज़ नहीं हो रहा, उसको जो है ना कन्फ्लिक्ट इनटू कॉन्शियस माइंड। अब वो अनकॉन्शियस वाली बात कॉन्शियस माइंड में लानी है, जो भूल चुके हैं, जो आपको याद भी नहीं, जिसने आपकी पर्सनालिटी को जो है ना बिहेवियर को आपको शेप किया है, ठीक है। अलोइंग द पेशेंट टू गेन इंसाइट एंड रिजॉल्व देम, यानी अलो करना है ताकि वो पेशेंट उस इशू के बारे में, उस कॉन्शियस जो है कॉन्फ्लिक्ट के बारे में समझे, और जो है ना उनको रिजॉल्व करे। और इसमें जो क्योर है, इलाज है, वो टॉकिंग क्योर है, ठीक है, डिस्कशन है, डायलॉग ही है, जिसके थ्रू जो है ना ये चीज़ें डेवलप होती हैं। इनकी की टेक्निक्स ये है कि फ्री एसोसिएशन है। पेशेंट सेज वाट एवर कम्स टू माइंड विदाउट सेंसरशिप, ठीक है, पेशेंट कुछ कुछ भी बोलता जा रहा है,
अब बोले जा रहा है, ठीक है, विदाउट कॉन्शियस या सेंसरशिप, दिस रिवील्स द अनकॉन्शियस थॉट्स, ठीक है, आप उनकी सुनते रहें। देन ड्रीम एनालिसिस है, इंटरप्रेटिंग द मैनिफेस्ट कंटेंट, लिटरल स्टोरी, ठीक है, स्टोरीज वगैरह में उनको सुनना। फाइंड द लेटेंट कंटेंट, यानी जो हिडन है, ड्रीम में कुछ और आता है, सपोज करें, देखते हैं और फिर उनसे पूछते हैं इनका क्या रीज़न हो सकता है, आपने क्या किया था। तो ये हिडन या सिंबॉलिक मीनिंग भी देखना ड्रीम्स की। तो ये ड्रीम एनालिसिस के थ्रू ही जो है ना, वो अनकॉन्शियस माइंड वाली जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो बाहर आ सकते हैं। देन ट्रांसफरेंस है, द पेशेंट प्रोजेक्ट्स फीलिंग्स अबाउट इम्पॉर्टेंट फिगर्स इन दियर लाइफ, ठीक है, या पेरेंट्स, फिर यहाँ जो है ना पेशेंट अपनी जो है फीलिंग्स अपने पेरेंट्स के साथ मैच कर सकता है, या थेरापिस्ट के साथ, थेरापिस्ट से वो अपने पेरेंट्स के साथ वाली लाइफ जो है ना शेयर करता है। तो इस तरीके से भी जो है ना उसको समझ सकते हैं या रिजॉल्व कराई जा सकती हैं। अच्छा, अब इसकी क्रिटिसिज्म एंड जो है ना लिमिटेशंस क्या हैं इस थ्योरी की। क्रिटिसिज्म ये है कि लैक ऑफ साइंटिफिक एविडेंस है। अब ये जो फ्रेड ने कहा है, इसकी कोई खास जो है ना साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। कि सपोज करें फेलिक स्टेज है तो उसमें जो है ना बच्चे की डिज़ायर्स हो रही हैं, जो है ना डिफरेंट जेंडर की तरफ, तो ये कोई साइंटिफिक प्रूव्ड नहीं है। So many concepts like ID, ego, Oedipus complex are difficult to test and measure scientifically। ये जो इन्होंने बातें की हैं लाइक ओडिपस है, या इलेक्ट्रा है, तो ये जो है ना साइंटिफिकली प्रूव या मेजर मुश्किल से की जाती हैं या नहीं कर सकते। सो ओवर एम्फेसिस, अब इसका ज़्यादा फोकस जो है ना वो सेक्सुअलिटी पे है। तो अब देख, क्रिटिक आर्ग्यू फ्रेड ओवर एस्टिमेटेड द रोल ऑफ सेक्सुअल ड्राइव्स इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब यहाँ पे जो फ्रेड ने सारा घुमा फिरा कर अनकॉन्शियस से भी वो डिज़ायर्स लेके आ रहा है, जहाँ से देखें वो जो है ना डिज़ायर्स लेके आ रहा है, तो इसका सारा जो है ना फोकस सेक्सुअलिटी पे है। तो ये भी एक इसकी क्रिटिसिज्म है। एंड देन जेंडर ब्यास है, ठीक है, इसमें जेंडर ब्यास शो हुई है। इस थ्योरी इज ऑफन सीन एज मेल सेंट्रिक, ठीक है, ज़्यादा जो है ना मेल सेंट्रिक है, डीमिंग टू वुमेन, ठीक है, और ये वुमेन को बहुत कम जो है ना फील कर रहे हैं। सो यानी ये जेंडर बियास्ड है, ठीक है। देन डिटर्मिनिस्टिक, अब डिटर्मिनिस्टिक का मतलब ये है कि प्रिजनर्स ऑफ आवर चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस एंड अनकॉन्शियस अर्जेस, लीविंग लिटिल रूम फॉर फ्री विल। अब यहाँ पे जो फ्री विल है ना वो यानी क्या कहते हैं, बहुत उसके लिए कम रूम है, ठीक है। अ, हम ऐसे सजेस्ट करता है फ्रेड के, वी आर प्रिजनर्स ऑफ जो है ना आवर चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। अब जो चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस है ना, बस वही हर एक्सपीरियंसेस को, हर पर्सनालिटी को शेप कर रहे हैं, सारा फोकस उन पे है। तो वो जो है ना ये भी एक किस्म की इसकी जो है ना यानी लिमिटेशन है या क्रिटिसिज्म भी इसको कहते हैं। ये टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली है, क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनल साइको एनालिसिस कैन टेक ईयर्स एंड इज ऑफन इनएक्सेसिबल। अगर इनको अगर फॉलो करें तो वो डायलॉग में देखें या स्टोरीज में देखें, तो ये बहुत ही टाइम टेकिंग है। अच्छा, इसका कोर कॉन्सेप्ट जो था वो अनकॉन्शियस ही था, एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली एक्सपीरियंस रिमेन हाईली इन्फ्लुएंशियल, ठीक है। अर्ली एक्सपीरियंसेस का जो है ना ये एक हाईली इन्फ्लुएंशियल है, लेकिन वो कुछ ये इनकी क्रिटिसिज्म भी हैं। तो ये था आज का लेक्चर जनरली, आप फर्दर इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है ना फॉर क्लैरिफिकेशन पूछ सकते हैं। इनसे जनरल क्वेश्चन आएंगे कि आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो का क्या रोल है, उसको डिस्कस करें, ठीक है। या आप क्या जो है ना व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जो है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, या साइकोसेक्सुअल जो है ना स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बाय सिगमंड फ्रेड, ठीक है। तो यहाँ साइको एनालिसिस को आप किस तरीके से देखते हैं, साइको एनालिसिस का मतलब है टॉक की और स्टोरीज वगैरह के थ्रू। तो इन तरीके की डिस्कशंस या कोई क्वेश्चन पॉइंट आउट हो सकता है, तो ये आपसे जो है शेयर कर देंगे, उनको भी अटेम्प्ट करके ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फिर अब अगले जो है ना क्लास में अ, मिलते हैं। थैंक यू सो। ये जनरल इनका इन्फ्लुएंस है, तो इनको कोई ख़ास इन पे डिस्कशन नहीं है। अ, ये फाउंडेशनल फॉर साइकोलॉजी है, देन इनका इन्फ्लुएंस है अदर फील्ड पे भी, ठीक है। और जो है ना इवोल्यूशन इनटू साइकोडायनामिक थ्योरीज लाइक फ्रेड वर्क जो है ना इंस्पायर्ड नियो फ्रेडियंस लाइक जंग, अडलर, हॉर्नी, इन दूसरों को जो है ना इन्फ्लुएंस किया है, ठीक है। एंड देन इंड्यूरिंग कॉन्सेप्ट इसमें ये है कि आइडियाज़ लाइक डिफेंस मैकेनिज्म है,
या फ्रेडियन स्लिप जिसमें ये है कि स्लिप ऑफ टंग है, तो उसके थ्रू कुछ ऐसे जो है ना हमारे जो है ना आइडियाज़, हमारी वो अनकॉन्शियस माइंड्स वाली बातें आ रही होती हैं, या ड्रीम सिंबोलिज्म है। तो यहाँ इन्फ्लुएंस ऑफ द चाइल्डहुड ऑन अडल्टहुड, ये एवरी डे लैंग्वेज का जो है ना पार्ट है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इनको जो है ना फोकस में रखें। बाकी जनरली आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है ना नोट्स में रख दिया है। थैंक यू सो मच।